हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 1 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट टू अवर डिस्कशन। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज आइस शेल्फ कोलैप्सेस इन ईस्टर्न अंटार्कटिका एंड शोरिंग टेम्परेचर्स। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो रियलिटी हो गई है और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बेसिकली टेम्परेचर राइज करने में एक बड़ा योगदान निभा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपका ग्लेशियर्स है, खासकर आपके आर्कटिक रीजन अंटार्कटिक रीजन में, वो ग्लेशियर से मेल्ट होते जा रहे हैं। जो आपके आइस शेल्फ है, आइस सीट है, वो धीरे धीरे मेन ग्लेशियर से अलग होते जा रहे हैं, कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो कारण यही है कि आपका ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आप देख सकते हो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। तो पहली बार देख सकते हो सैटेलाइट इमेज से ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जो आपके कॉन्जर आइस सेल्फ है वो ब्रेकअप हो रहे हैं, टूट रहे हैं ईस्टर्न अंटार्कटिका में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाती है कि कॉन्जर आइस सेल्फ आपके कहाँ पर है? ईस्टर्न अंटार्कटिका में। इट इज नॉट इन द आर्कटिक। एंड कारण क्या बताई गई है? तो राइजिंग टेम्परेचर इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल। एंड साथ ही साथ ये भी देख सकते हो एक न्यू रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि जो अंटार्कटिका है इट इज अप्रोचिंग ए क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय 2060। तो इसका मतलब क्या होगा? बाय 2060 अंटार्कटिक आइस जो है, ग्लेशियर जो है, वो आपका मेल्ट करने शुरू हो जाएंगे काफी फास्टर रेट से। और इसको आपको अच्छे से समझनी है कि जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट होते हैं सर्टेन लोकेशंस हैं जहां पर अगर कुछ भी स्मॉल चेंज होता है तो जो हमारा अर्थ सिस्टम है वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल चेंज में जा सकता है। और वो कौन कौन से क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है? तो देख सकते हो ग्लोबल लेवल पर 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें अंटार्कटिक आइस सीट जो है वो आपका एक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अदर जो 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है वो आप देख सकते हो अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर अगर कुछ चेंज होगी तो इसके कारण पूरा जो हमारा अर्थ सिस्टम है वो निगेटिवली प्रभावित हो सकता है। बिकॉज लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक किया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट के द्वारा। तो कुछ भी यहाँ पर अगर निगेटिव चेंज होती है तो फिर इसका पूरा निगेटिव रिपरकशन अर्थ सिस्टम पर पड़ेगा। उसी प्रकार से एक है आपका आर्कटिक आइस सी, दूसरा है आपका अंटार्कटिक आइस सीट, ये हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट इज योर अटलांटिक सर्कुलेशन। एंड फिर आप देख सकते हो बोरियल फॉरेस्ट हाइयर लेटीट्यूड में मिलते हैं और यहाँ पर आपका फायर्स, पेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोरल रीफ्स में देख लो, लार्ज स्केल्स पर कोरल्स डाई अप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस they are facing because of the increasing climate temperature. And another is your Greenland ice sheet, next is your permafrost, and other is your West Antarctic ice sheet, and next is your Wilkes Basin जो आपके ईस्ट अंटार्कटिका में है। तो यहाँ पर आप मैप से भी देख सकते हो, जे में है आपका यहाँ पर, ठीक है। और सी की अगर हम बात करें तो अटलांटिक सर्कुलेशन। तो अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है तो इसका पूरा रिपरकशन हमारे अर्थ सिस्टम को झेलना पड़ेगा। तो आपको क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड ग्लोबल लेवल पर आपके 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका आपका 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करता है, एज वेल एज 70% जो आपके फ्रेश वाटर है उसको ये ऑक्युपाई करता है। एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टू द ग्लोबल इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। कैसे? तो आप देख सकते हो जो भी आपके हीट रिलीज होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, अप्रोक्स 62% ऑफ द ग्लोबल हीट ये अब्जॉर्ब करता है। एंड
40% ऑफ ऑल द CO2 जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण प्रोड्यूस होते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करता है। तो गुड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, लेकिन आप समझ सकते हो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगेंगी तो फिर जो आपके आइस हैं, ग्लेशियर है, वो मेल्ट होने शुरू कर जाएंगे, बिकॉज हीट जो है वो आपका जनरेट होने लगेगा। एंड साथ ही साथ रिच सोर्स ऑफ मिनरल यहाँ मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, मेराइन लाइफ है जैसे क्रिल है, स्क्विड है, जिनोमिक रिसोर्सेस यहाँ पर मिल जाते हैं इंडिजिनियस बायोडायवर्सिटी वाले। एंड आप ये भी देख सकते हो अगर अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट हो जाती है, अगर पूरा अंटार्कटिक आइस शीट लेट से मेल्ट हो गई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो 60 मीटर तक आपका सी लेवल को बढ़ा सकता है। अब 60 मीटर आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग अधिकांशतर जो कॉन्टिनेंट है वो डूब जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिफ्टेड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर। पूरी तरह से तो लिफ्ट ऑफ नहीं की गई है, लेकिन सर्टेन पोर्शन से लिफ्ट ऑफ की गई है। तो अभी भी आपका असम, नागालैंड, मणिपुर में आफ्स्पा है, लेकिन सर्टेन रीजन से उसको लिफ्ट ऑफ किया गया है। तो ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखनी है कि आफ्स्पा अभी कहाँ कहाँ लागू है। ठीक है, तो ये जो आपका आफ्स्पा है, सबसे पहली बात तो इसी को समझ लेते हैं। ये जो आपका आफ्स्पा है ये स्पेशल पावर आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ब्रिंग बैक की जा सके, वापस लाई जा सके। एंड डिस्टर्ब एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्टर्ब एरियाज है डिक्लेयर की जाती है सेक्शन 3 ऑफ आफ्स्पा एक्ट 1958, जहां पर या तो पूरा स्टेट या यूटी या फिर सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट स्टेट और द यूटी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है इन एड ऑफ सिविल पावर, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर को ब्रिंग बैक की जा सके। एंड ये जरूर याद रखना है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है डिक्लेयर किए जाते हैं गवर्नर ऑफ ए स्टेट, लेकिन अगर बात आएगी यूटी की, यूनियन टेरिटरीज की, तो इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जरूर याद रखनी है आपको। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 2 विल डील विद रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। तो आफ्स्पा को रिमूव किया गया है सर्टेन पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, और कारण क्या बताई गई है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है इन दीज स्टेट। एंड फिर आप कैसे बता सकते हो कि इम्प्रूव हुई, तो आप देख सकते हो 2014 से 2021 के बीच जो मिलिटेंसी का इंसिडेंट रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो अप्रोक्स 74% से कम हुआ है। एंड जो आपकी डेथ है सिक्योरिटी पर्सोनल की इन दिस पीरियड, वो 60% से कम हुई है। एंड अगर हम बात करें डेथ ऑफ सिविलियंस की तो वो 84% से कम हुई है। तो ये हाईलाइट करता है कि यस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे पीस एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जैसे बोडो अकॉर्ड है, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट है, सो दैट इंसर्जेंसी जैसी हालात न पैदा की जा सके। एंड इसके बाद जो आफ्स्पा है अब आपका कहाँ कहाँ पर लागू है, तो ये जो 3 स्टेट्स है, 3 स्टेट्स के सर्टेन पोर्शन में लागू हैं, यानी कि असम, नागालैंड, मणिपुर। ये देख सकते हो असम है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो सर्टेन पोर्शन पर ये लागू हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लागू है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी इसी प्रकार का सिमिलर एक्ट है। वो कौन सा है आप हमें बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया आर्टिकल को, और जरूर याद रखने आफ्स्पा अभी कहाँ कहाँ लागू है। एंड ये आप देख सकते हो मेघालय में आपका है ही नहीं, तो असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल है, तो ये लाइन से आप याद रख सकते हो। सो फ्रेंड्स,
ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इनवाइट्स कमेंट्स ऑन द कंसल्टेशन पेपर ऑन द ड्रग रजिस्ट्री। तो बेसिकली ड्रग रजिस्ट्री क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी बोली गई थी। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ABDM, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और ड्रग रजिस्ट्री होगा क्या? तो बेसिकली सिंगल अप टू डेटेड नेशनली रिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्री होगा सारे ड्रग्स का। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सारे ड्रग्स, ऑल ड्रग्स, तो इसमें आपके एलोपैथी से लेकर आयुर्वेदा के जो भी ड्रग्स होंगे वो आपके इस रजिस्ट्री में शामिल होंगे। तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 3 विल डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर आपका इश्यू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ, ये भी हो सकती है। वेलफेयर स्कीम ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, ये भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो ये जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था विथ एन ऑब्जेक्टिव कि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करेगा इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली एंड सेफ मैनर में। और जो रजिस्ट्रीज है जिसको क्रिएट करने की बात की गई है, वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ दिस ABDM। एंड ये सिक्योर रिपोजिटरीज होंगी डाटा के ऑफ वेरियस टाइप्स, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज की डाटा हो या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबके डाटा हो, या फिर यूजर जो आपके यूजर्स हैं वो वॉलेंटरी इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो ड्रग रजिस्ट्री होगा एक प्रकार से सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होगा सारे ड्रग्स का अक्रॉस ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चाहे वो एलोपैथी के ड्रग्स हो, आयुर्वेदा के ड्रग्स हो, इस रजिस्ट्री में आपका शामिल होगा। ठीक है। बट दैट ड्रग्स विच आर अप्रूव्ड एंड सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। एंड अभी आपका क्या स्थिति है या फिर क्या तरीका है? तो डिफरेंट ऑथोरिटीज जो है डिफरेंट टाइम्स में डाटा कलेक्ट करते हैं ऑफ द ड्रग्स, जिसके कारण आपका सेंट्रल डाटाबेस नहीं हो पाते अप्रूव्ड ड्रग्स के जो मार्केट में बेचे जाते हैं, और इसका आपका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाता। तो बेनिफिट क्या होगा? तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डाटा, जो भी हेल्थ केयर डाटा है वो एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, एक सेंट्रल रजिस्ट्री में मिलेंगी, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग रेगुलेशन किया जा सकता है। अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स लाइक फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हैं जो रजिस्ट्री में मिलेंगे उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी आपको। तो यस, एक बेनिफिट तो यही है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ड्रग्स से रिलेटेड आपको मिल सकेंगी। रेगुलेशन करना सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज इट विल बी ए सेंट्रलाइज डाटा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट जो अथॉरिटीज है वो डिफरेंट टाइम्स में डाटा ना कलेक्ट करके जो आपका एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है वहाँ पर आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। एंड ए स्मूथर सप्लाई ऑफ चेन मैनेजमेंट एंड स्ट्रीमलाइन इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम और आसानी से की जा सकेंगी। इनोवेशंस हो सकेंगे क्लिनिकल डिसीजन में, डिजीज मैनेजमेंट में, एश्योरेंस मॉडल्स में। और अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो उसको ध्यान में रखना है आपका ये अपेक्स बॉडी है, टॉप लेवल बॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने में। ये जरूर याद रखनी है, इट इज नॉट द नीति आयोग। ठीक है। एंड जो आपका NHA है इट इज गवर्न बाय गवर्निंग बोर्ड, और गवर्निंग बोर्ड को चेयर कौन करते हैं? तो वी हैव द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सीक्वेंसिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम फाइनली डन। तो सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम की हो चुकी हैं, ये आपका न्यूज़ में आया है, आप देख सकते हो। रिसेंटली पब्लिश रिसर्च, इंटरनेशनल टीम ने डिस्क्राइब किया है कि जो फर्स्ट एवर सीक्वेंसिंग है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की वो हो चुकी है। इससे पहले भी एफर्ट की गई थी ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए, लेकिन इनकम्प्लीट था बिकॉज जो DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी थे वो सक्षम नहीं थे 8% ऑफ द जीनोम को रीड करने में। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार की गई और अल्टीमेटली दे आर नाउ एबल टू रीड दैट 8% ऑफ द जीनोम एज वेल। तो अल्टीमेटली आपका जो सीक्वेंसिंग है ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे हम समझेंगे, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है उसे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो आपका 4 है, आई थिंक कि ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में कवर होगा बिकॉज ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से आप जानकारी
सिलेबस लिंक कर सकते हो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है ना, या फिर डीएनए बेसिस भी कहते हैं किसी पार्टिकुलर जीनोम में, उसके सीक्वेंस को डिसाइफर करना। और ये जो आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपने सुना भी होगा, एडेनाइन, साइटोसिन, गुएनाइन एंड थायमाइन, है ना। तो इसके सीक्वेंस को बेसिकली डिसाइफर करना होता है, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डीएनए कंस्टिट्यूट करती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो आपका डीएनए हो गया। ये जो आपका देख रहे हो ये आपका सीक्वेंसिंग होता है, और इसमें आपका एडेनाइन, साइटोसिन, गुएनाइन, थायमाइन ये सब होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जीनोम की, तो जीनोम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए कहते हैं। आपको पता है डीएनए जो होता है वो स्टोर हाउस होते हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है। ये सब आपके डीएनए में स्टोर्ड होते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो आपको सेल में जाना पड़ेगा। आपको ही पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए थे। तो अगर हम सेल को डिसाइफर करें तो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस को अगर हम खोलने का प्रयास करें तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम को अगर इलोंगेट करे तो आपका ये जीन मिलेगा, और फिर आपका जीन को इलोंगेट करे तो फिर आपको वहां पर डीएनए मिलेगा। तो ये आपका पैटर्न होता है, ठीक है। तो देख सकते हो जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। इसमें आपके सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर बिकॉज इसी क्रोमोसोम को हम जब इलोंगेट कर रहे हैं तो आपका जीन दिखता है, फिर उसके अंदर आपको डीएनए दिखेगा, ठीक है। एंड ह्यूमन जीनोम की बात करें तो अप्रोक्स 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, विच मेक्स अप द ह्यूमन बीइंग और विच मेंटेन्स द ह्यूमन बीइंग। एंड एप्लीकेशन क्या होगा जीनोम सीक्वेंसिंग का? तो जीनोम सीक्वेंसिंग जब की जाएंगी तो एक प्रकार से किस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन हुआ है उसको आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। एंड लेट्स से कि जब हम सीक्वेंस करते तो हमें कुछ डिस पैटर्न भी दिख सकते हैं। उस डिस पैटर्न के कारण ही कहीं ना कहीं कुछ रेयर डिजीज हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अगर वो डिस पैटर्न हमें दिख रहा है वाया जीनोम सीक्वेंसिंग तो हम रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेडिकल डिस्कवरी में मदद करेगा, है ना, लाइक एजिंग, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस, कैंसर्स जैसे बीमारी को समझने में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। एंड जेनेटिक म्यूटेशंस को भी आइडेंटिफाई की जा सकेंगे। जेनेटिक म्यूटिफिकेशन यानी कि जब जीन में मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कोविड ने कितनी बार म्यूटेट किया है, अपना चरित्र बदला है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वायरस स्प्रेड होते हैं, इवॉल्व होते हैं। इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, तो वी हैव द इंडिया जेन प्रोग्राम जो फंड की जाती हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। एंड वी हैव द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड वी हैव द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट जो आपका 2003 में खत्म हो गया था। याद रखने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 2003 में ही खत्म हो गई थी। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ONGC टू ओपन इंडियाज 9th हाइड्रोकार्बन बेसिन। तो 9वां हाइड्रोकार्बन बेसिन ओपन की जाने वाली है और उसका नाम है आपका विंध्यन बेसिन। इसी को कॉमर्शियलाइज करेगा आपका ONGC। और ये जो आपका विंध्यन बेसिन है, आपको पता है ना, विंध्यन रेंज, ये सब आपके बहुत ही पुराने हाईलैंड्स है ना, यानी कि बहुत पहले ही ये सब आपके जो बेसिन है बन चुके हैं। और आप देख सकते हो प्रोटेरोजोइक इंटरकॉन्टिनेंटल बेसिन है। आप पढ़ते भी होंगे जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टाइम पीरियड को, प्रोटेरोजोइक या फिर आपका अजोइक, टर्शरी। तो ये आपके कौन से पीरियड का है? प्रोटेरोजोइक का है। एंड इट इज एन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन शील्ड। इंडियन शील्ड बेसिकली जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ना, उसी को हम कहते हैं इंडियन शील्ड, बिकॉज बहुत ही पुराना है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस ये कंटेन करते हैं। तो
सिलेबस को सबसे पहली बात तो डिस्कस करते हैं, तो देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी यहाँ से कवर हो सकती हैं। तो जो विंध्यन बेसिन है इसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करें तो इट इज बाउंडेड बाय सन नर्मदा जियो फ्रैक्चर। ठीक है, सन और नर्मदा के बीच में जो आपको फ्रैक्चर देखने को मिलती है, जियोलॉजिकल फ्रैक्चर, उससे बाउंडेड है साउथ में। एंड फिर है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वेस्ट में, एंड वी हैव द मोंगेर सहरसा रिज ईस्ट में, एंड वी हैव द बुंदेलखंड मैसिव एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन द नॉर्थ। मैप में देखोगे तो विंध्यन बेसिन आपको आसान से समझ में आ जाएगी। ये सब जो नाम बताई जा रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका 9th प्रोड्यूसिंग बेसिन होगा इंडिया का, जो हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड ओएनजीसी का ये 8वां होगा। तो इससे पहले 2020 की बात करें तो बंगाल बेसिन आपका इंडिया का 8वां प्रोड्यूसिंग बेसिन बना था हाइड्रोकार्बन का, एंड इट ज्वाइन द रैंक्स। यानी कि अदर जो आपके हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन बेसिन है वो कौन कौन से, केजी, कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल, राजस्थान कावेरी, असम अराकन फोल्ड बेल्ट एंड कैम्बे। ठीक है, तो ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली ये आपके जो सेडिमेंट्री बेसिन्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको पता है ये डिपोजिशन से बनते हैं, लेयर बाय लेयर जब डिपॉजिट होती है तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बनती है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जब आपके ऑर्गेनिक मटेरियल दब जाते हैं या ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है आपके दब जाते हैं, एंड लंबे अरसों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये आपके फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर दबे पड़े होते हैं, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कॉमनली अकर इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स। और आपको ध्यान में रखनी है, इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपका ये हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता, बिकॉज इग्नियस रॉक सब कहाँ से निकल कर आती है, मोल्टेन मैग्मा जब ऊपर आती है और ये जब सॉलिडिफाई होती है तो फिर यहाँ पर आपका इग्नियस रॉक बनता है। तो यहाँ पर आपका कोई फॉसिल्स इसके अंदर तो डिपॉजिट नहीं होते, सारे मैग्मा जो नीचे से आ रहे हैं और वही सॉलिडिफाई हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इग्नियस और मेटामॉर्फिक में तो नहीं बनती है आपके हाइड्रोकार्बन। तो कहाँ बनेगी, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में, कि भाई साहब यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, फिर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर आपका सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आ गए, फिर इसके ऊपर आपका ऑर्गेनिक मैटर आ गया। तो इस प्रकार से लेयर बाय लेयर आपका हाइड्रोकार्बन बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लंबा समय लेता है। ठीक है, एंड देख सकते हो दे आर फॉर्म्ड ओवर 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। कैसे, बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ इरोडेड मटेरियल्स, एंड जो भी केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस है उसके अंदर दब जाते हैं विद इन द वाटर एनवायरनमेंट। दैट्स वाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं ये वाटर इन्वायरमेंट के अलोंग ही बन रहे हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन को देख लो आप, ये वाटर रिवर के ही अलोंग है। मुंबई ऑफशोर की बात कर लो, असम सेल्फ जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो वहाँ से आपको बन जाते हैं, लेकिन लंबे समय लगते हैं। और इंडिया में अभी फिलहाल 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स है, लगभग 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें आपके 49% लैंड पर लोकेटेड है, 12% शैलो वाटर एंड 39% डीप वाटर एरिया। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द 6th आर्टिकल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ्स वेर राइजिंग प्री पेंडेमिक। तो ये आपका एक रिपोर्ट है, बेसिकली उस रिपोर्ट की चर्चा हम करेंगे। लेकिन सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वही है, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या अंतर होता है आपको ही पता हो। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इन्फेक्शन के माध्यम से स्प्रेड होते हैं, जैसे आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, कोविड को ही ले लो, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलते, जैसे कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, ये सब आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रहे मृत्यु वो बढ़ रहे हैं, ये कुछ रिपोर्ट है, तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो देख सकते हो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डाटा के अनुसार फॉर द पीरियड 2014 से 16 एंड 2015 से 17 जो लार्जेस्ट मेजर ग्रुप ऑफ डिजीज था जिसके कारण आपका डेथ देखने को मिला 2015-17 में, वो था आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज विच वाज सेम एज द डेथ जो आपके 2014 और 16 के बीच में देखने को मिले। एंड आप देख सकते हो जो शेयर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रहे मृत्यु का,
अप्रोक्स 52.8% डेथ देखने को मिला है 2015 से 17 के पीरियड में। तो मेजोरिटी ऑफ द डेथ जो हुए हैं वो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हुए हैं। अगर हम 2015-17 के पीरियड की बात करें अप्रोक्स 52.8%। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो मैंने आपको बताया इसको क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं, लंबे समय तक। जैसे आपका कैंसर की बात कर लो, डायबिटीज की बात कर लो, एक बार पकड़ ली तो पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते। लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं एंड अल्टीमेटली इट इज द आउटकम ऑफ व्हाट, जेनेटिक एरर, साइकोलॉजिकल एरर, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, ये सब भी आपके होते हैं इसमें। मेन टाइप्स ऑफ एनसीडीज तो ये ध्यान में रख सकते हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई, कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, ये सब आ जाते हैं आपको। एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, ये आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 4 मिलियन इंडियंस को एनुअली किल करता है। ये डाटा कहीं भी यूज कर सकते हो अगर आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड टॉपिक या फिर हेल्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अप्रोक्स 4 मिलियन यानी 40 लाख इंडियंस एनुअली किल होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज के कारण। मेजर्स क्या लिए गए हैं बाय इंडिया टू कंट्रोल द एनसीटीज? तो वी हैव द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं NPCDCS। एंड नेशनल एक्शन प्लान एडॉप्ट की गई है जिसमें स्पेसिफिक नेशनल टारगेट्स इंडिकेटर दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द WHO ग्लोबल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एनसीटीज। एंड अदर प्रोग्राम देख सकते हो, वी हैव द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है एनसीटीज के लिए? तो एक तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो आपके टोबैको यूज के कारण हो सकती है, इंडोर एयर पॉल्यूशन, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसमें कुछ बदलाव हो सकती है, मॉडिफिकेशंस हो सकती है ना। स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट। तो अनहेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट लेने लगोगे तो रिस्क फैक्टर आपकी मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। एंड देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑन एनसीडी, तो आपके तो यहाँ से आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स इन डिटेल, होप यू अंडरस्टूड। एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।